Okay everyone, I am continuing with the next point that is related to limitation of sole proprietorship firm. In this, the first point is related to limited capital. So after industrial revolution, the size of business unit is getting larger. For this, raising required capital become difficult for the owner, and many times the sole proprietorship firm is not capable to purchase the raw material in large quantities, big size of machine and to have big storage facility. तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो कैपिटल इस तरह के बिजनेस में काफ़ी कम होता है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है उसमें एस बिजनेस में काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं। उस वजह से बिजनेस के डे टू डे रिक्वायरमेंट जो है बढ़ रही है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्योंकि ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, इस वजह से ओनर जो है वो जो भी डिफ़िकल्टी जो परचेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल है या फिर बिग साइज ऑफ मशीन्स है जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें परचेस नहीं कर पाता। इसके अलावा सोल प्रोप्राइटर के पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं होती। तो ये एक तरह का लिमिटेशन होता है कि अच्छे ठीक अमाउंट में कैपिटल ना होने की वजह से सोल प्रोप्राइटर जो है वो अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल, जो न्यू मॉडर्न मशीन्स और जो अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, उन्हें ठीक से बिजनेस में इनकलकेट नहीं कर पाता। Second thing is unlimited liability. The liability of the sole proprietor is unlimited. He cannot free himself from his liability. सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी होती है विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डेब्ट वो अनलिमिटेड होता है और वो अपनी इस लाइबिलिटी से खुद को फ्री नहीं कर सकता। सो इन द इवेंट ऑफ लॉस, इफ with respect to the payment of debt, he have to pay the debt on his own, and at that time if he is not able to pay the debt, then the creditor can make a claim over his personal asset. So if the borrowing in this kind of business, if the borrowing is increasing more than the business assets and credit, then he has to sell his personal property. तो उसका बोरोइंग जो है, उसने जो भी चीज़ें या फिर जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर उसने बाहर से खरीदा और वो उसके क्रेडिट और असेट से, पर्सनल असेट से ज़्यादा निकला, तो उस टाइम पे उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचते हुए अपना डेब्ट का रिपेमेंट करना पड़ सकता है। सो द ओनर हिमसेल्फ हैज़ टू बियर ऑल द रिस्क ऑफ बिजनेस बाय हिमसेल्फ। इस टाइप के बिजनेस में जनरली ओनर जो होता है वो पेमेंट खुद से करता है और जो भी बिजनेस ओरिएंटेड रिस्क होते हैं वो उसे खुद से झेलने पड़ते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन, ओनर ऑफ बिजनेस डाइज और इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और लॉसेस मेंटल बैलेंस, देन एट दैट टाइम द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कम्स टू एंड। तो जो ओनर होता है, जो मालिक होता है इस टाइप के बिजनेस का, वो अगर मर जाता है, अगर इंसॉल्वेंट यानी कि वो बिजनेस को चलाने के लिए उसके पास अगर फंड नहीं होता और अगर अपना मेंटल बैलेंस खो देता है, तो उस टाइम जो एग्जिस्टेंस जो बिजनेस का है वो डेंजर में आ जाएगा। If the heirs do not have the ability to run the business, then it is possible that the business get weaker and in many cases the business comes to an end. और उस वक्त अगर उसका वारिस जो है, जो ओनर के वारिस जो होता है, वो बिजनेस चलाने के लिए ठीक से कैपेबल नहीं है, तो बिजनेस जो है वीकर हो जाएगा या फिर बिजनेस जो है वो क्लोज भी हो सकता है। सो दैट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन। लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, ओनर फॉर्मुलेट द बिजनेस पॉलिसी। In modern time, the business require different types of skill and knowledge. Here, owner is himself is managing the business. He is running the business on his own. But the modern time, as per the modern time, the business requires new knowledge and skill. So the scope for getting the advantage of new knowledge and skill is limited in this kind of business. Scope of exchange and idea with other is very little. The development of business remains limited.
there is less scope for the exchange of idea with other, and that why the development of business is getting affected. तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं होता कि दूसरों के आइडियाज़ या फिर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सॉलिसिट करके या फिर उसे समझते हुए बिजनेस की डेवलपमेंट में लगाया जा सके, इसलिए ऐसा हो सकता है कि बिजनेस का डेवलपमेंट एडवर्सली अफेक्ट हो. So that is one of the limitation, that is limited work capacity, because only one person is engaged in the business. He may not be able to utilize the new knowledge and skill of other persons, and because of that the exchange of idea which is required for the development of business will not take place, and due to that the development of business is adversely affected. Possibility of wrong decision, not having the advantage of experienced and specialized knowledge. अभी इसमें जो एक्सप्लेनेशन है जो रिलेटेड टू लिमिटेड वर्क कैपेसिटी का था, वहीं एक्सप्लेनेशन इसमें भी यूज़ होता है कि यहाँ पे जो भी एडवांटेज किसी एक्सपीरियंस या स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर्सन का यूटिलाइज हो सकता है, वो चीज़ सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं होती. इस वजह से इट मे बी पॉसिबल दैट मोस्ट ऑफ द कैपेबल एंड स्किल्ड बट हिज पर्सनल डिसीजन मे समटाइम प्रूव हैस्टी एंड एरियस टेंड टू डैमेज द बिजनेस. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो कैपेबल पर्सन हो, वो नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन कभी कभार बिजनेस में किसी और व्यक्ति जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्ड होता है, उस व्यक्ति के ना होने की वजह से कभी कभार उसके जो डिसीशंस होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर के डिसीजन होते हैं, वो रॉन्ग भी प्रूव हो सकते हैं, जिससे कि बिजनेस को डैमेज होता है. So because only one person is handling the business and there is low scope for experienced and specialized knowledge of other, because of that it may happen that the decisions which are taken by the sole proprietor on his own may prove sometime wrong, and due to that the business may get adversely affected. Lack of advantage of large scale business. As there is unlimited liability, the owner cannot go for larger enterprise as purchase and sales are on small scale basis. So, इसमें जो लार्ज स्केल बिजनेस का जो एडवांटेजेस होता है वो स्मॉल स्केल बिजनेस में, यानी कि इस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में पॉसिबल नहीं है. As purchase and sales are on small scale basis, sole proprietor cannot avail the advantage of large scale purchase and sale. इस वजह से वो बड़े पैमाने पे परचेस और सेल्स नहीं कर पाता, यानी चीज़ें खरीद कर बेच नहीं पाता, जिससे कि उसके बिजनेस का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके. सो द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस इज नॉट पॉसिबल इन द स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. So here I have stated you the point that is related to limitation of sole proprietorship firm, which is including limited capital, unlimited liability, short duration of business. It may, because of the situation that may be related to owner, and limited working capacity. The owner is managing the business on his own, because of that he may not be able to take the help of others in this form of business. And possibility of wrong decision. Owner is not involving any other person in the business, so sometime it may happen the decisions which are being taken by him may prove wrong, which will create a damage on the business. Lack of advantage of large scale business. Here the purchase and sales is occurring on small scale basis, and that why the businessman or the owner is not able to utilize the benefit of large scale purchase and sale, which can be proved beneficial for his business. So these are some of the limitation of sole proprietorship firm.
in the forms of business organization, and that is the new point is related to Hindu undivided family. So let us first of all understand what is the meaning of Hindu undivided family. According to Hindu law, business is inheritable. Business acquired by way of inheritance by Hindu undivided family is called here the form of HUF, that is Hindu undivided family. तो बिजनेस जो बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि फैमिली से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो फॉलो होता है उस टाइप के बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप कह सकते हो. दैट इज वन काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस इन विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो business is inheritance and business by way of that is being acquired by way of inheritance is called HUF. यानी कि बिजनेस जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास आउट जो होता है उसको आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कह सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्टेंस बाय लॉ. द फॉर्म ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ. यानी कि इसका जो एग्जिस्टेंस ये अपने लॉ के हिसाब से वजूद में आता है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज बीइंग coming into existence by following some legal proceedings. Management. The management of the firm is in the hand of senior most person of the family who is called कर्ता. जिस फर्म को मैनेज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कर्ता कहते हैं और वो एल्डेस्ट पर्सन होता है फैमिली में. इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन. बिजनेस मैनेजमेंट इज डन बाय कर्ता इंडिपेंडेंटली. Other members have no right to take part or interrupt in the business, but they can help. तो बिजनेस जो है जो HUF का होता है वो कर्ता के द्वारा मैनेज किया जाता है जो फैमिली का एल्डेस्ट पर्सन होता है. जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं बट दे आर नॉट जनरली इंटरप्टिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस. अदर मेंबर cannot object against the suitability of decision taken by karta. So they don't have the right to interrupt the business and they cannot give their opinion against the decision which is being taken by the karta. So here in this business is being managed by karta independently. Other member may not have the right to take the part or interrupt the business, but they can give their help and the decision making is being done by karta which is not being interrupted by any of the other member of the family. Membership. The membership is in the form of Hindu undivided family is by birth. यानी कि इसमें जो मेंबरशिप मिलता है वो बाय बर्थ मिलता है. यानी जिस फैमिली का बिजनेस होता है उस फैमिली में अगर कोई बॉर्न होता है तो उसे बाय बर्थ इस तरह के फॉर्म की मेंबरशिप मिल जाएगी. The child born in the family gets the membership right from his birth. So जो भी कोई बच्चा इस तरह के फॉर्म में यानी कि इस टाइप के जो फॉर्म जो होता है उसमें अगर बॉर्न होता है इस तरह के फैमिली किसी फैमिली बिजनेस में तो उसे बाय बर्थ इस तरह के फॉर्म का मेंबरशिप मिलता है. फाइनेंशियल कंट्रोल. ऑल फाइनेंशियल मैटर ऑफ द बिजनेस लाइज इन द हैंड ऑफ कर्ता. So the financial control also remains in the hand of कर्ता. So जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है. इसलिए जो भी फाइनेंशियल मैटर का अंडरटेकिंग होता है वो भी कर्ता के द्वारा ही होता है. Liability. Entire business is under the administration of कर्ता. Therefore the liability of कर्ता is unlimited, where the liability of other member is limited. तो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कर्ता के द्वारा होता है. इस वजह से जो कर्ता की लायबिलिटी है वो काफ़ी अनलिमिटेड होती है विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डेब्ट, while the liability of the other member is limited. Lifespan. On the death of कर्ता or other member of family, the business continues. So on the death of कर्ता or other member of the family, the business continues because it is a generation to generation kind of form. इस वजह से अगर कर्ता जो है जो एल्डेस्ट पर्सन है फैमिली का वो मर जाता है
and other member of family, the business will be continued by the other member of the family। यानी कि कर्ता अगर मर भी जाता है तो दूसरे जो पर्सन है वो फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। If कर्ता dies, then the next most senior person becomes the कर्ता। इस वजह से इस तरह के बिजनेस में अगर कर्ता डाई यानी कि मर जाता है तो जो नेक्स्ट सीनियर पर्सन जो रहेगा वो बिजनेस को मैनेज कर सकता है। Difficulty in raising fund. The success of the funds depends on the efficiency of Karta. The firm has to depend on the member of the family for fundraising, so it is difficult to raise capital. So the success of the firm is actually depends on the efficiency of Karta. जो कर्ता की क्षमता है उस पे इस फर्म की efficiency dependent है। The firm has to depend on the member of the family for fundraising. फर्म जो है वो टोटल जितने मेंबर्स होते हैं फैमिली के उनके ऊपर निर्भर होता है फंड रेसिंग के लिए। सो जनरली इस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस में फंड रेसिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अदर सोर्सेज के ऊपर यहाँ पे ये लोग रिलाई नहीं होते। इंसॉल्वेंसी, व्हेन द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट द मेंबर ऑफ द फैमिली आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो जब फर्म किसी तरह से खुद से चल नहीं पाता, यहाँ पे फंड की लिमिटेशन आ जाती है, तो जो भी दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इंसॉल्वेंट कंसिडर कर लिया जाता है। Here the minors are excluded for the payment of debt, but the shares of the family member of HUF can be taken into consideration। तो यहाँ से पेमेंट जो है वो माइनर्स के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन the shares of the family of the HUF can be taken into कंसिडरेशन, यानी कि जो भी शेयर्स किसी फैमिली मेंबर्स का रहेगा उसको डेब्ट के पेमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज रिलेटेड टू HUF, दैट इज एग्जिस्टेंस बाय लॉ। मीन्स ये जो फर्म है वो लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए एग्जिस्टेंस में आता है। दूसरा, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो एल्डेस्ट पर्सन के द्वारा किया जाता है जिसे आप कर्ता कहते हो। इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ये फर्म जो है वो फ्रीली कर्ता के द्वारा मैनेज किया जाता है। दूसरे पर्सन इसमें हेल्प कर सकते हैं बट दे आर नॉट जनरली इंटरप्टिंग इनटू बिजनेस अफेयर्स एंड दे आर ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मीन्स द डिसीजन ऑफ द कर्ता और द डिसीजन विच इज टेकन बाय कर्ता इज बीइंग कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। मेंबरशिप, the membership is of the firm of HUF is by birth, यानी कि जो भी इस तरह के फैमिली बिजनेस में बॉर्न होता है किसी फैमिली में और उनका अगर बिजनेस है तो वो बाय बर्थ उसका मेंबर बन सकता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, द फाइनेंशियल मैटर of the business lies in the hand of कर्ता, so financial control also remains in the hands of कर्ता। क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स जो है उसके साथ डील करता है, इसलिए जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल होता है यानी कि पैसे से जुड़ी हुई जो भी बात होती है या फिर पैसे के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो कर्ता का ही होता है। लायबिलिटी, एंटायर बिजनेस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर्ता। जो पूरा बिजनेस होता है वो कर्ता के द्वारा मैनेज किया जाता है और इस वजह से जो कर्ता की लायबिलिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डेट वो काफ़ी अनलिमिटेड होती है। इन द इवेंट ऑफ लॉस ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। लाइफ स्पान, ऑन द डेथ ऑफ कर्ता और अदर फैमिली मेंबर द बिजनेस विल कंटिन्यू। क्योंकि ये एक तरह का फैमिली बिजनेस होता है, इस वजह से अगर कर्ता मर भी जाता है तो दूसरे मेंबर के द्वारा फैमिली बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है। If कर्ता dies, then the next senior person will becomes the कर्ता, यानी कि फैमिली में जो भी नेक्स्ट सीनियर पर्सन होता है वो कर्ता की जगह ले सकता है। डिफिकल्टी इन रेसिंग फंड, द सक्सेस ऑफ द फंड the success of the firm depends on the efficiency of karta. So the firm has to depends on member of the family for fundraising. इसमें फंड रेसिंग का स्कोप काफ़ी कन्फाइंड होता है क्योंकि जो भी फंड रेस करना होता है उसके लिए फैमिली मेंबर्स जो है
वही हेल्प करते हैं। जनरली इस तरह के फर्म में किसी आउटसाइड पार्टी से फंड रेजिंग के लिए हेल्प नहीं ली जाती, इसलिए स्कोप ऑफ फंड रेजिंग इज क्वाइट लिमिटेड इन दिस काइंड ऑफ फर्म। Insolvency. Now, if the firm is becoming insolvent, then the family are also being declared insolvent, and here the minors are excluded. For the payment of the debt, the shares of all family member of HUF can be taken into consideration. तो किसी तरह का डेब्ट अगर अराइज होता है तो उस वक्त जब एंटायर फैमिली मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन होगा फंड का, उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट। ओके।